Scotland Yard launched its biggest murder investigation today after a pathologist confirmed that human remains found in a sewer outlet were parts of 3 bodies. हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज एमएम। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे साथ इस ट्रू क्राइम स्टोरी के केस स्टडी में। आज की स्टोरी एक स्कॉटिश सीरियल किलर के बारे में है जिसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेवियर की वजह से उसका नाम काइंडली किलर भी पड़ा था। ऐसा माना जाता है कि इस सीरियल किलर ने नॉर्थ लंदन में 1978 से 1983 के बीच लगभग 16 लोगों का मर्डर किया था, जिसमें कम से कम 12 कम उम्र के जवान मर्द और कुछ टीनेजर लड़के थे। ये किलर ऐसे लोगों को टारगेट करता था जिसमें से ज्यादातर लोग बेघर थे या वैसे लोग थे जो अपने घर से दूर अपनी ड्रीम जॉब की तलाश में लंदन आते थे। 1980s के वक्त इंग्लैंड में बढ़ती अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से तभी कैपिटल लंदन यंग लोगों के लिए एक मैग्नेट जैसा था। वो लोग लंदन के हाई फाई फैंसी लाइफस्टाइल को टेलीविजन में देखकर काफी अट्रैक्ट होते थे और अपनी ड्रीम जॉब की तलाश में लंदन आते थे। 1980s के वक्त लंदन में लोगों की भीड़ काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिसके वजह से उन्हें अपने लिए रहने की जगह ढूंढने में काफी मुश्किल हो रही थी। रहने की कोई जगह ना मिलने की वजह से मजबूरन उनमें से काफी सारे लोग सड़कों पे ही सोया करते थे। कोई घर और सिक्योरिटी ना होने की वजह से उन लोगों के बीच खतरा उतना ही ज्यादा था। वो लोग ऐसे सीरियल किलर्स के लिए एक इजी टारगेट थे। 1980s के वक्त सिर्फ लंदन में 8000 लोगों का मिसिंग केस रिपोर्ट दर्ज हुआ था। उस वक्त लंदन में मिसिंग पर्संस ब्यूरो का बस एक छोटा सा ऑफिस हुआ करता था, जहां तभी नेशनल डाटाबेस भी नहीं होते थे। जाहिर है कि तभी वहां इस ब्यूरो वालों का काम उतना प्रोफेशनल नहीं हुआ करता था। इस सीरियल किलर के विक्टिम लिस्ट में से कुछ लोग सेक्स वर्कर्स भी थे। अक्सर ऐसे लोगों का ना कोई खोजने वाला होता था और ना ही कोई पुलिस कंप्लेंट कराने वाला, जिसके वजह से ऐसे लोग इन सीरियल किलर्स के लिए एक सेफ टारगेट थे। ये कहानी है एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट की जिसका नाम है डेनिस निल्सन। डेनिस की स्टोरी दुनिया के सामने तब आई जब वह पहली बार पकड़ा गया। डेनिस जब पकड़ा गया तब लोगों के मन में ये सबसे बड़ा सवाल था कि क्या वो पैदाइशी खूनी था या उसके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ था जिसके वजह से वो ऐसा बन चुका था। तो आइए जानते हैं डेनिस के पूरे जिंदगी के बारे में डिटेल से इसके स्टडी के थ्रू। वो वक्त था 1983 की शुरुआती सर्दियों का, जब लंदन के म्यूजवेल हिल एरिया के एक एड्रेस से एक प्रॉब्लम सामने आता है। वो एड्रेस था नंबर 23 क्रैनली गार्डन्स, जहां के रेसिडेंट्स ने टॉयलेट ब्लॉक्ड होने पर इमरजेंसी कॉल किया था। वहां के रेसिडेंट्स ने बताया कि उन्हें वहां से काफी गंदी स्मेल आ रही थी। वैसा स्मेल उन लोगों ने वहां पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। कंप्लेंट मिलते ही क्रैनली गार्डन्स में अर्जेंटली प्लम्बर को भेजा गया। जब प्लम्बर ने वहां जाकर उस बिल्डिंग के नीचे के ड्रेन्स को चेक किया तो उन्होंने वहां ऐसा कुछ देखा जिसको देखते ही उन्होंने वहां के नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में कॉल करके इन्फॉर्म किया। प्लम्बर ने वहां मांस के टुकड़े और हड्डियां देखी जो कि काफी बड़े बड़े थे और देखने से इंसानी मांस के टुकड़े लग रहे थे। इंफॉर्मेशन मिलते ही अगले दिन सुबह 9 फरवरी 1983 को वहां के नियरेस्ट हॉन्जी पुलिस स्टेशन से डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर पीटर जे अपने डेप्यूटी डिटेक्टिव इंस्पेक्टर स्टीव मैकुस्कर के साथ वहां पहुंचे। पीटर जे ने बताया था जब वो चेक करने गए थे तभी काफी ठंड था और काफी बर्फबारी भी हो रही थी।
थी। पीटर के वहां पहुंचते ही प्लम्बर ने पीटर को कुछ मांस के टुकड़े और नकल इंड वाले 2-3 बोन्स दिखाए जो कि देखने से इंसानी हाथ जैसे लग रहे थे। वो सब देखकर ऑफिसर्स ये समझ चुके थे कि वहां मर्डर तो जरूर हुई है, लेकिन उन्हें तभी ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो लोग आगे और क्या क्या फेस करने वाले थे। जब प्लम्बर ने बिल्डिंग नंबर 23 में जाकर वहां के पाइपलाइन को चेक किया तो पाया कि बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर के आधे हिस्से तक की नालियां बंद थी। ब्लॉकेज टॉप फ्लोर से हुई थी। उस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर का किराएदार 37 ईयर ओल्ड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था जिसका नाम था डेनिस एंड्रयू निल्सन। डेनिस तभी वहां के पास के ही जॉब सेंटर में काम करता था। वह उस दिन अपने काम से शाम को 5:30 के करीब लौटा। तब तक पीटर और स्टीव अपने कुछ ऑफिसर्स के साथ उसका उसी के बिल्डिंग के नीचे इंतजार कर रहे थे। जब डेनिस काम से लौटा तभी पीटर जे तुरंत उसके पास गए। पीटर ने डेनिस को अपना आईडी कार्ड दिखाकर अपना इंट्रो दिया और बताया कि वो उससे उसकी ड्रेन्स के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। ये सुनते ही डेनिस ने एक अजीब से मुस्कुराहट के साथ बोला कि पुलिस वालों को कब से ड्रेनेज प्रॉब्लम में दिलचस्पी होने लग गई। तो पीटर ने डेनिस से बोला कि क्या हम लोग इसके बारे में ऊपर आपके फ्लैट में जाकर बात करें। तो फिर डेनिस ऑफिसर्स को अपने फ्लैट पर लेकर गया। ऑफिसर्स ने जैसे ही डेनिस के फ्लैट में इंटर किया तो उन लोगों को वहां से सड़े हुए मांस की बहुत बुरी गंध आई। ऑफिसर्स अब ये समझ चुके थे कि वो मर्डर वहीं हुई थी। ऑफिसर पीटर ने डेनिस से बोला कि क्रैनली गार्डन से ड्रेन्स ब्लॉक होने की कंप्लेंट हुई थी, जिसको चेक करने पर वहां के ड्रेन से इंसानी मांस के टुकड़े मिले हैं। ये सुनते ही डेनिस ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं था। तब पीटर जे डेनिस के करीब गए और फेस टू फेस जाकर उसकी आंखों में देखकर बोले, मेरे साथ खिलवाड़ मत करो और बाकी डेड बॉडीज का बचा हुआ हिस्सा तुमने कहाँ रखा है, मुझे वो दिखाओ। ये सुनकर डेनिस कुछ सेकेंड्स के लिए चुप रहा और बोला, वो दूसरे रूम के कबर्ड में है। डेनिस के कबर्ड में 2 बड़े बड़े ब्लैक प्लास्टिक बैग्स में कटे हुए इंसानी मांस के टुकड़े मिले। डेनिस को तभी तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और पूछताछ के लिए लेके गए। डेनिस को जिस पुलिस कार में ले जाया जा रहा था उसमें पीटर जे के साथ उनके डेप्यूटी डिटेक्टिव इंस्पेक्टर स्टीव मैकुस्कर भी थे। ऑफिसर स्टीव डेनिस के साथ कार की पीछे वाली सीट पर थे और ऑफिसर पीटर वो कार खुद से ड्राइव कर रहे थे। तभी अचानक ऑफिसर स्टीव ने डेनिस से पूछा कि क्या हम लोग एक लाश की बात कर रहे हैं या 2। ये सुनकर डेनिस ने बिना किसी झिझक के बोला कि अब तक शायद 16 मर्डर हो चुके होंगे, जिसमें से 3 लोगों का मर्डर उसने वहां किया था और बाकी लोगों का मर्डर उसने अपने पुराने वाले एड्रेस मेलरोज एवेन्यू वाले फ्लैट पर किया था। ये सुनते ही दोनों ऑफिसर्स के फेस येलो पड़ चुके थे। उन लोगों को ये समझ आ चुका था कि उनका पाला एक सीरियल किलर से पड़ चुका है। क्रैनली गार्डन्स की पूरी छानबीन करवाई गई। डेनिस के वार्डरोब से भी कुछ प्लास्टिक बैग्स मिले जिसमें इंसानी मांस के टुकड़े और 2 कटे हुए सिर मिले थे और उसके साथ कुछ एयर फ्रेशनर भी रखे हुए थे। डेनिस के घर में एक बॉक्स से टॉर्सो बोन्स और स्कल मिले और डेनिस के बाथरूम से पैर के टुकड़े और पेल्विक बोन्स मिले। किचन के एक कुकर से एक बॉइल्ड हेड मिला था। इन सारी बॉडी पार्ट्स को मिला के वहां उसके रूम में लगभग 3 मर्दों के बॉडी पार्ट्स मिले थे। डेनिस को पुलिस स्टेशन ले जाकर ऑफिसर्स ने पूछताछ शुरू की। पूरे पूछताछ के दौरान डेनिस आराम से पुलिस के सारे सवालों के जवाब दे रहा था। वो बिल्कुल भी नर्वस नहीं था। वो पुलिस को अपने पिछले 3-4 साल में किए हुए सारे मर्डर्स के बारे में डिटेल से बता रहा था कि वो कब किससे किस तरह मिला था और उन्हें उसने कैसे मारा था। लेकिन उसने पुलिस को अब तक अपने किसी भी विक्टिम्स के नाम नहीं बताए थे। तभी डेनिस के विक्टिम्स का नाम पता करना पुलिस वालों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। डेनिस का नाम चार्जशीट में डालने के लिए तभी पुलिस वालों को डेनिस के विक्टिम्स का नाम पता
करना बहुत जरूरी था। डेनिस निल्सन का जन्म फ्रेजरबर्ग में 1945 में हुआ था। वह नॉर्थ ईस्ट स्कॉटलैंड के रिमोट फिशिंग कम्युनिटी से था। डेनिस के मदर साइड की फैमिली वहां काफी सालों से रह रहे थे। डेनिस के पिता एक विजिटिंग नॉर्वेजियन सोल्जर थे। डेनिस एक मिडिल चाइल्ड था। उसका एक बड़ा भाई और एक छोटी बहन थी। डेनिस अपने बचपन से ही काफी अकेला था। उसके बचपन में उसके कोई दोस्त नहीं थे क्योंकि वो सबको थोड़ा ऑड लगता था। डेनिस और उसके माँ के मुताबिक डेनिस की माँ ने डेनिस को कभी कडल नहीं किया था। डेनिस से उसके फादर के बारे में पूछने पर उसने बस इतना बताया कि वो अपने फादर के बारे में सच में कुछ भी नहीं जानता था क्योंकि वो अक्सर अपनी ड्यूटी के वजह से घर से बाहर ही रहा करते थे। और फिर 1948 में उसके माँ बाप का तलाक हो गया था। डेनिस अपने बचपन में अपने माँ बाप के साथ कभी डीप इमोशनल बॉन्ड नहीं बना पाया था। डेनिस का उसके बचपन में किसी के भी साथ कोई टेक्टाइल रिलेशनशिप नहीं रहे थे। वो बस अपने ग्रैंडफादर के करीब था। डेनिस अक्सर अपने स्कूल के बाद अपने ग्रैंडफादर के साथ टहलने जाया करता था। उसके ग्रैंडफादर उसे अपने कंधे पर बिठाकर टहलने ले जाया करते थे। डेनिस अपने ग्रैंडफादर से फिशिंग भी सीखा करता था। अपने पिता के अब्सेंस में डेनिस ने अपने ग्रैंडफादर के साथ काफी अच्छा बॉन्ड बना लिया था। उसके पास कोई एक था जो उसे अपना वक्त दे रहा था। लेकिन डेनिस के ग्रैंडफादर भी कई हफ्तों तक घर से बाहर ही रहा करते थे। वो घर से दूर नॉर्थ सी की तरफ फिशिंग के लिए जाया करते थे। 31 अक्टूबर 1951 के दिन जब डेनिस स्कूल से घर वापस आया तब डेनिस की माँ ने उससे रोते हुए पूछा कि क्या वह अपने ग्रैंडफादर को देखना चाहता है। ये सुनकर तभी 6 साल का डेनिस काफी खुश हो गया और अपने ग्रैंडफादर को वापस देखने के लिए तुरंत अपने माँ के साथ गया। वहां पहुंचकर उसने किचन के आगे एक खुले ताबूत में अपने ग्रैंडफादर को चुपचाप लेटा हुआ पाया। डेनिस के ग्रैंडफादर सी साइड में ही मरे हुए पाए गए थे। मछली पकड़ने के दौरान दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनकी मौत हुई थी। डेनिस तभी 6 साल का था। उस वक्त डेनिस अपने ग्रैंडफादर को उस हालत में देखकर काफी अफेक्ट हुआ था। डेनिस की माँ ने उससे कहा कि तुम्हारे ग्रैंडफादर सोए हुए हैं और यहाँ से बेहतर जगह में चले गए हैं। तो उस 6 साल के बच्चे ने अपनी माँ से बोला कि वो उसे अपने साथ क्यों नहीं लेके गए। वह तभी अपने ग्रैंडफादर को उसे छोड़ के जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो अक्सर उस सी साइड में जाकर डूबने की कोशिश करता और खुद को अपने ग्रैंडफादर के साथ इमेजिन करता था। वो अब लव और डेथ को आपस में जोड़कर देखने लगा था। वो कई बार मरने की एक्टिंग करता और अपनी ग्रैंडफादर की डेड बॉडी की तरह काफी देर तक लेटा रहता था। Making myself look dead was nothing to do with death itself. It was making myself look as different from me as it was possible to imagine so that I could really be convincing as being somebody else. जब डेनिस 15 साल का हुआ तब उसने अपने घर को छोड़ दिया और आर्मी ज्वाइन कर ली। वो आर्मी में एज अ कुक ज्वाइन हुआ था। वहां पर वो अक्सर कुकिंग के लिए खुद से मीट कटिंग किया करता था। वहीं पर उसने अपनी वो बूचरिंग स्किल सीखी थी। इसी बूचरिंग स्किल का इस्तेमाल वो आगे चलकर काफी गलत कामों में करने वाला था। डेनिस एक गे था। उस जमाने में डेनिस के लिए आर्मी में अपने कलीग्स को ये बताना काफी मुश्किल था क्योंकि उस जमाने में वो लोग होमोसेक्सुअल को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते थे। डेनिस को फोटोग्राफी का काफी शौक था। वो हमेशा अपने कलीग्स का फोटो लेता रहता था। वो उन्हें लाश बन के लेटने को कहता जैसे कि वो किसी बैटल फील्ड में मारे गए हों और वैसे ही पोजीशन में वो उन लोगों की फोटो लेता था। उसके ये शौक उसके कलीग्स को थोड़े ऑड लगते थे लेकिन फिर भी वो लोग हंसी मजाक में उसका साथ दे दिया करते थे। लेकिन कुछ लोग उसे
वियर्ड बोलकर उसे मना कर दिया करते थे। उसके यही कुछ वियर्ड हरकतों की वजह से उसका कोई क्लोज फ्रेंड नहीं बन पाया था। डेनिस ने 11 साल आर्म्ड फोर्स में एज अ कुक सर्व किया और फिर उसका प्रमोशन कॉर्पोरल रैंक में हो गया था। अपने प्रमोशन के बाद डेनिस अपने से जूनियर को बुली किया करता था। वो एक बार एक रूम का इंचार्ज बना था जहां वो सब पे अपना रौब जमाया करता था। डेनिस अपने 27th बर्थडे से पहले अपने आर्मी लाइफ से बोर होकर उसने अपने मर्जी से आर्मी छोड़ दी थी। 1970s में वो अब लंदन में था। वो अब एक बिग मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहा था जहां काफी सारे गे पब्स थे। वो अब अपनी गे लाइफ को बिना छुपाए पहली बार आराम से एक्सप्लोर कर सकता था। उस जमाने के लोग तभी पब्स और रेस्टोरेंट जैसी जगहों में ही मिलकर बात किया करते थे क्योंकि तभी सबके पास मोबाइल फोन्स नहीं होते थे। डेनिस एक वेल ड्रेस्ड एजुकेटेड इंसान था। वो अपनी बातों से सामने वाले को आसानी से इम्प्रेस कर लेता था, लेकिन डेनिस काफी सेल्फ ऑब्सेस्ड और सेल्फ सेंटर्ड था। उसके इस नेचर की वजह से वो ज्यादा दिन तक किसी के भी साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं कर पाता था। इसके वजह से अब डेनिस अपने आप को भीड़ से काफी अलग मानने लगा था और उसे नॉर्मली सबसे सोशलाइज करने में काफी मुश्किल हो रही थी। 1973 में डेनिस अब मेट्रोपॉलिटन पुलिस में ज्वाइन हो चुका था। डेनिस एक कंट्रोल फ्रीक था। वो हमेशा ऐसे जॉब की तरफ अट्रैक्ट होता था जिसमें उसे पावर और अथॉरिटी मिल सके। डेनिस अब डबल लाइफ जी रहा था। दिन में वो एक पुलिस कांस्टेबल था और रात में वो गे पब्स जाया करता था। लेकिन डेनिस ने 11 मंथ बाद पुलिस की भी नौकरी छोड़ दी थी, जिसका कारण उसने अपने ऑफिस के होमोफोबिक एटमॉस्फेयर को बताया। फिर दिसंबर 1973 और मई 1974 के बीच डेनिस ने लंदन के वेस्ट एंड में मैन पावर सर्विसेज में काम किया और फिर अधिक स्टेबल और सिक्योर जॉब की तलाश में मई 1974 में एक सिविल सर्वेंट की जॉब में ज्वाइन किया। डेनिस अब अपने लिए एक परमानेंट कंपेनियनशिप के तलाश में था और वो अब किसी के भी साथ हमेशा के लिए सेटल होना चाहता था। 1976 में डेनिस एक यंग ड्रिफ्टर से मिला जिसका नाम था डेविड गैलिचन। गैलिचन अनएम्प्लॉयड था और हॉस्टल में रहता था। डेनिस उसके साथ अपना रिलेशन आगे बढ़ाना चाहता था, इसलिए डेनिस ने उसके लिए क्रिकलवुड में मेलरोज एवेन्यू वाला फ्लैट लिया था जहां वो उसके साथ रह सके। वो दोनों 18 मंथ्स तक एक साथ उस फ्लैट में रहे, लेकिन डेनिस के ओवर पावरिंग और कंट्रोलिंग नेचर की वजह से गैलिचन ने परेशान होकर उसे छोड़ दिया। गैलिचन से ब्रेकअप के बाद डेनिस काफी अकेला हो चुका था। डेनिस पहली बार किसी के साथ इतने लंबे टाइम तक रहा था। डेनिस एक लाइफ लॉन्ग कंपेनियनशिप चाहता था, लेकिन साइकोलॉजिकली और सोशियोलॉजिकली वो ये कर नहीं पा रहा था। वो काफी लोगों को अपने फ्लैट पर इनवाइट करता, इस उम्मीद में कि शायद कोई तो उसके साथ हमेशा के लिए रुक जाएगा, लेकिन सब आते थे और फिर चले जाते थे। डेनिस अपने आप को भीड़ से काफी अलग मानने लगा था। वो अकेले घर में काफी ड्रिंक करता और अपनी लोनलीनेस को कम करने की कोशिश करता। वो नशे में धुत होकर लाउड क्लासिकल म्यूजिक सुनता था। उसे इस बात से खुशी मिलती थी कि वो म्यूजिक रिकॉर्ड प्लेयर को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता था। Nilsson was more at ease with machines and objects than he was with people. डेनिस को अब शराब की काफी गंदी लत लग चुकी थी। तभी डेनिस के जिंदगी में मार्टिन हंटर नाम का एक शख्स आया जो कि डेनिस के लिए काफी सीरियस था। डेनिस ने उसे भी अपने साथ फ्लैट में शिफ्ट होने बोला था, लेकिन मार्टिन को डेनिस के पीने की लत से काफी परेशानी होती थी। मार्टिन ने डेनिस को फ्लैट में साथ रहने से पहले उसकी ड्रिंकिंग हैबिट को चेंज करने बोला, लेकिन डेनिस अपने सेल्फ सेंटर्ड नेचर की वजह से ऐसा नहीं कर पाया। मार्टिन के मुताबिक वो मुश्किल से कभी उसके बारे में पूछता था। डेनिस बस उससे अपनी बातें बताता और बस अपनी इच्छाओं के बारे में बात किया करता था। उसके लिए हर कुछ बस उसके बारे में था। He did ask me to move in, but I said I don't think I can put up with you and the bottle. The bottle comes between us. It's too much of it. You've got to stop that. If you stopped it, you'd be a lovely, decent guy to live with. But he couldn't stop that. He couldn't stop that.
He seemed to be very into himself. It was all him. He never hardly asked anything about me. मार्टिन ने उसकी ड्रिंकिंग हैबिट की वजह से परेशान होकर उससे मिलना धीरे धीरे काफी कम कर दिया था। डेनिस फिर से काफी लंबे टाइम तक अकेला था। 1979 की न्यू ईयर की रात डेनिस निल्सन पब में एक 14 ईयर ओल्ड बॉय स्टीफन होम से मिला। डेनिस की विक्टिम लिस्ट में स्टीफन सबसे छोटा था, जबकि डेनिस ने बताया था कि तभी उसे वो दिखने में लगभग 17 साल का लग रहा था। डेनिस ने स्टीफन को इस वादे से घर पर बुलाया था कि न्यू ईयर की रात दोनों खूब शराब पिएंगे और संगीत सुनेंगे। डेनिस के घर पर दोनों ने सोने से पहले खूब शराब पी। डेनिस के मुताबिक जब वो अगले दिन उठा और स्टीफन को अपने पास सोता हुआ देखा और उसके उसे छोड़कर वापस चले जाने के ख्याल से वो डर गया। वो उसको किसी भी हालत में अपने पास रखना चाहता था। फिर डेनिस ने स्टीफन के गले में अपनी टाई को लपेटकर उसका गला दबा दिया। उसे उस वक्त काफी ताकतवर महसूस हो रहा था, क्योंकि वो अब जो चाहे अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकता था। डेनिस ने स्टीफन के बॉडी को पानी से अच्छे तरह से साफ किया और फिर उसे बेड पर लिटाकर उसके बॉडी को अच्छे से ड्राई किया। उसने फिर स्टीफन के बॉडी को आर्म चेयर पर बिठाया और उसके साथ टीवी देखने लगा। डेनिस उसके बॉडी को एक जिंदा इंसान की तरह ट्रीट कर रहा था। वो उस बॉडी के साथ घंटों तक बातें किया करता था। वो जब भी ऑफिस से लौटता तो उसे दिन भर की अपनी सारी बातें बताता था। डेनिस ने उसकी बॉडी को हफ्तों तक वैसे ही अपने साथ रखा था। जब उस बॉडी से काफी बदबू आने लगी तब उसने उस बॉडी को अपने रूम के फ्लोरबोर्ड में रख दिया था। डेनिस ने फिर उसके लाश को 8 महीने तक उस फ्लोरबोर्ड में रखा था। डेनिस ने 8 महीने बाद उस सड़े हुए लाश से छुटकारा पाने के लिए उसे अपने गार्डन में जलाया। डेनिस तभी अपने मेलरोज एवेन्यू वाले फ्लैट पर रहता था। डेनिस के उस फ्लैट के आगे उसकी एक पर्सनल गार्डन थी, जिस गार्डन की सीढ़ी उसके फ्लैट से होकर जाती थी। डेनिस ने बीच रात में उठकर अपने उस गार्डन में प्लास्टिक्स और टायर्स के बॉनफायर जलाए और उस सड़े हुए बॉडी की टुकड़े टुकड़े कर उस बॉनफायर में जला दिया और फिर आधी जली बची हुई हड्डियों को दफनाकर उसकी राख को पूरी गार्डन में इधर उधर छिड़क दिया। उस बॉनफायर को जलते देख वहां आसपास के बच्चे आ जाया करते थे और उसके चारों तरफ खुशी से खेलते कूदते थे। ठंड के मौसम में बॉनफायर के बार बार जलने पर कभी किसी को कोई शक नहीं होता था। मेलरोज एवेन्यू में रहते हुए इसी तरह लगभग 9 जवान लड़कों का उसने मर्डर किया था, जिनमें से कुछ ही लोगों की पहचान हो पाई थी। डेनिस के द्वारा ऑफिसर्स के सामने कबूलनामे के मुताबिक मेलरोज एवेन्यू की पूरी छानबीन करवाई गई। मेलरोज एवेन्यू के गार्डन की खुदाई करने पर लगभग 1000 से भी ज्यादा हड्डियां मिली। How many people do you know of? Maybe 5 or 6. Can you say anything about them? Nothing at all. Were they male or female? Male. And what age? We believe between 20 and 40. अक्टूबर 1981 में डेनिस क्रैनली गार्डन्स में शिफ्ट हुआ था। क्रैनली गार्डन्स की दूरी मेलरोज एवेन्यू से 5 माइल्स की थी। डेनिस ने क्रैनली गार्डन्स का टॉप फ्लोर रेंट पे लिया था। डेनिस के पिछले फ्लैट की तरह क्रैनली गार्डन्स के इस फ्लैट में ना ही गार्डन थी और ना ही फ्लोर बोर्ड, इसलिए डेनिस वहां डेड बॉडीज और स्कल को बॉईल करके उससे मांस को हटा देता था और फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उस टुकड़े को अपने टॉयलेट में फ्लश कर देता था, जिसकी वजह से टॉयलेट ब्लॉक्ड हुई और वो पहली बार पकड़ा गया। उसने बताया कि उसके लिए इंसानों को काटना एक एनिमल मीट काटने जैसा था। उसके दिल में इंसानों के लिए कोई हमदर्दी नहीं थी, लेकिन उसने पुलिस वालों को अपने एक डॉग के बारे में बताया था जिसका नाम उसने ब्लिप बताया
था। वो बार बार ऑफिसर्स को अपने डॉग का ख्याल रखने बोल रहा था। पुलिस वालों के लिए ये सुनना काफी अजीब था। डेनिस को इंसानों की नहीं लेकिन अपने डॉग की फिक्र थी। डेनिस अपनी पूरी कार्रवाई के दौरान जब भी ऑफिसर्स से मिलता था तो अपने डॉग ब्लिप के बारे में जरूर पूछता था। डेनिस के डॉग लवर होने की जानकारी आम लोगों में भी फैल चुकी थी। एंड्रिया कुवानोवा नाम की 31 साल की औरत थी जिसको क्रिमिनल्स और फेमस लोगों का सिग्नेचर कलेक्ट करने का काफी शौक था। एंड्रिया ने डेनिस के बारे में पढ़कर डेनिस का अटेंशन पाने के लिए उसने डेनिस के डॉग ब्लिप की ड्राइंग बनाकर डेनिस को भेजा था, जिसको देखकर डेनिस ने एंड्रिया के लेटर का रिप्लाई दिया और फिर उससे मिलकर उसे अपना सिग्नेचर भी दिया था। एंड्रिया ने बताया वो जिस डेनिस से मिली थी वो बस एक अकेला बुजुर्ग इंसान था। एंड्रिया डेनिस की स्टोरी जानने के लिए उससे मिलने अक्सर जेल जाने लगी थी और इस दौरान एंड्रिया ने डेनिस को अपना दोस्त बना लिया था और वो हर वीक उससे मिलने जाने लगी थी। डेनिस को 24 अक्टूबर 1983 को ओल्ड बैली लंदन में मुकदमा चलाने के लिए ले जाया गया था और फिर लंबे चले मुकदमे के बाद 4 नवंबर 1983 में कोर्ट ने डेनिस को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। At the Old Bailey, Dennis Nielsen has been found guilty of 6 murders and 2 attempted murders. He's been jailed for life with a recommendation that he should serve a minimum of 25 years. 12 मई 2018 में जब डेनिस 72 इयर्स का था तब डेनिस की एक एब्डोमिनल सर्जरी के दौरान मौत हुई थी। डेनिस के अंतिम संस्कार के बाद एंड्रिया ने डेनिस के शव की बची हुई राख और उसके कुछ सामानों को संभाल कर अपने पास ही रखा था। डेनिस के ऊपर एक बुक भी लिखी गई थी जिसका नाम है किलिंग फॉर कंपनी, जिसे लिखा है ब्रायन मास्टर ने, जो अक्सर खुद डेनिस से मिलने जेल जाया करते थे और डेनिस ने खुद उनसे अपनी जिंदगी की सारी डिटेल शेयर की थी। He wanted company and he wanted especially to have company which didn't interrupt. So eventually he fell back on this fantasy of his grandfather and the dead, and he would make somebody dead in order to be able to talk to them. डेनिस अपनी ऑटोबायोग्राफी भी पब्लिश करना चाहता था जिसकी अपील कोर्ट ने डिसमिस कर दी थी। डेनिस जेल में रहने के दौरान काफी सारी डायरीज लिखा करता था और उसने अपने विक्टिम्स की कुछ ड्राइंग्स भी बनाए थे। बाद में उसकी ये डायरीज और ड्राइंग्स को ऑक्शन में सेल में लगाया गया था। He's nothing. He's a liar. He's taken human lives. I feel sorry for his mother. To give birth to such a monster. I just can't understand this. I've tried and I've thought about it and thought about it. He just must be sick or something. Because it's not the Dennis I knew that's doing this, somehow or other. We don't know exactly what the specific biology or neurobiological problem is, whether it's genetic, hormonal, chemical, electrical, brain damage, a combination of factors. But there has to be a number of things to go wrong in order for a serial sexual murderer to be created. मुकदमा चलने के दौरान डेनिस के नेक्रोफाइल होने की भी बात सामने आई थी। नेक्रोफीलिया, डेड बॉडीज के साथ रेप को नेक्रोफीलिया कहते हैं। कई कंट्रीज में इसे क्राइम मानी जाती है। ब्रिटेन में इसके लिए 2 साल की सजा है, कनाडा में 5 साल के लिए और न्यूजीलैंड में 2 साल के लिए। लेकिन हैरानी इस बात की है कि इंडिया में अब तक इसको लेके कोई भी कानून नहीं बने हैं। कर्नाटका हाई कोर्ट में 2015 में एक केस सामने आया था जिसमें एक शख्स ने एक लड़की का मर्डर कर उसके बाद उसका रेप किया था। तभी कोर्ट ने आरोपी को मर्डर के मामले में दोषी माना था, लेकिन डेड बॉडीज के साथ रेप करने के खिलाफ कोई कानून न होने की वजह से उसे उस मामले में बरी कर दिया था। इंडिया में इस मामले में सबसे खतरनाक केस 2006 का निठारी सीरियल किलर मर्डर केस था, जिसने पूरे देश में दहशत फैला दी थी, जिसमें एक अमीर बिजनेसमैन मुनिंद्र सिंह ने अपने नौकर सुरेंद्र कोहली के साथ मिलकर लगभग 18 से 19 लोगों का मर्डर किया था।
ये सारी केसेस को देखते हुए हाई कोर्ट ने इस मामले में सेंटर को रिकमेंड किया कि अब जल्दी ही सेंटर को इस मामले में निर्णय लेना चाहिए और सेक्शन 377 जो अननेचुरल सेक्स की बात करता है उस प्रावधान में संशोधन कर वर्ड डेड बॉडीज डालकर पिनलाइज्ड करे या फिर एक सेपरेट प्रोविजन लाया जाए नेक्रोफीलिया को क्रिमिनलाइज करने के लिए, जिसमें कम से कम 10 साल की सजा के साथ फाइन भी हो। थैंक यू वेरी मच। स्टे पॉजिटिव एंड लव योरसेल्फ।